नमस्कार, मैं रवीश कुमार। फांसी की सजा सुनाई गई है शेख हसीना को। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। जिस कोर्ट में यह सजा सुनाई गई, वहां लोग तालियां बजाने लगे और नारे लगाने लगे। For all these three counts, we have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. जिस समय सजा सुनाई जा रही थी, ढाका यूनिवर्सिटी में उसका सीधा प्रसारण किया गया। मिठाइयां बांटी गईं। फैसले से पहले एक दिन प्रदर्शन भी हुए कि शेख हसीना को कठोर से कठोर सजा दी जाए। 2-3 घंटे की सुनवाई चली और फैसले का पूरा प्रसारण बांग्लादेश टीवी पर किया गया। जिस कोर्ट ने शेख हसीना को फांसी की सजा दी है, उसका गठन 2010 में हसीना ने ही किया था। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल इसलिए बनाया गया ताकि 1971 के बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के समय के युद्ध अपराधियों और नरसंहार जैसे मामलों की जांच हो सके। अब इस कोर्ट ने शेख हसीना को ही फांसी की सजा सुनाई है। 5 अगस्त 2024 को भारत जाने के बाद इस ट्रिब्यूनल का फिर से गठन किया गया और 17 अक्टूबर 2024 को इस ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए। पिछले साल दिसंबर में बांग्लादेश ने औपचारिक रूप से मांग की कि भारत शेख हसीना को सौंप दे। भारत ने तब कोई जवाब नहीं दिया। इस फैसले के बाद भारत पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन लगता नहीं कि भारत शेख हसीना को सौंपेगा। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में हसीना के खिलाफ कई महीनों तक सुनवाई चली। अब जाकर फांसी की सजा सुनाई गई। उन पर अपने समर्थकों को उकसाने, दमन को रोकने में नाकामी और हत्या के आदेश के मामले ये सब चलाए गए। इस हॉल में उन परिवारों के लोग भी थे जिनके परिजन जुलाई 2024 के प्रदर्शनों में मारे गए। कोर्ट के बाहर हर तरह की पुलिस तैनात कर दी गई, सेना तैनात थी। 2 घंटे की सुनवाई के बाद यह फैसला आया। कोर्ट ने कहा, सारे आरोपों में एक ही सजा है, वो सजा है सजाए मौत। जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान जो हत्याएं हुई, उसके लिए शेख हसीना को जिम्मेदार ठहराया गया। शेख हसीना के साथ साथ असदुज्जमा भी 15 महीने से भारत रह रहे हैं। पूर्व आईजीपी अब्दुल्ला अल ममून को 5 साल की जेल की सजा हुई है। ममून हिरासत में है और सरकारी गवाह बन गए। शेख हसीना पर आरोप था कि उन्होंने छात्रों पर फायरिंग के आदेश दिए, सैकड़ों लोगों का अपहरण किया, उन्हें गायब कर दिया गया, यातनाएं दी गईं और लोगों को मारकर लाशें गायब कर दी गईं। 84 गवाहों ने बयान दिए हैं। शेख हसीना के ऑडियो टेप, वीडियो फुटेज कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किए गए, जिनमें वे शूट टू किल का आदेश दे रही हैं। ड्रोन के वीडियो, अस्पतालों के रिकॉर्ड और लीक हुई बातचीत इन सब में शामिल है। शेख हसीना इस समय भारत में हैं। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो फैसला आया है, उसे एक ऐसी अदालत ने दिया है जो गलत तरीके से गठित हुई है। इसे एक ऐसी सरकार ने बनाया है जो चुनी हुई नहीं है। इसके पास कोई जनादेश भी नहीं। फांसी की सजा सुनाकर इस ट्रिब्यूनल और सरकार ने बता दिया कि उनके इरादे कितने खतरनाक हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अवामी लीग को राजनीतिक शक्ति के रूप में खत्म कर देना चाहती है। हसीना ने कहा कि वे उन आरोपों से इनकार करती हैं कि उन्होंने मानवाधिकार का हनन किया। इस फैसले से पहले शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग ने लॉकडाउन का आह्वान भी किया। कहीं भी हिंसा होने पर गोली मारने के आदेश भी हैं। शहरों में प्रदर्शन की खबरें कम हैं। अवामी लीग का कहना है कि अगस्त 2024 से पहले बांग्लादेश तरक्की की राह पर था, दुनिया की 40 टॉप इकोनॉमी में शामिल होने वाला था। गरीबों, विधवाओं, बुजुर्गों का समर्थन मिल रहा था सरकार को, उनके लिए घर बन रहे थे, हेल्थ पर काम हो रहा था, देश में शांति थी, आतंकवाद का खात्मा हो रहा था। बांग्लादेश सफलता की कहानी गढ़ रहा था, लेकिन उसके साथ छल किया गया। गाने गाते हुए पुराने गिद्ध आ गए, झूठे ख्वाब दिखाए गए और देश को धोखा दिया गया। आम लोगों को पता नहीं चला कि वे सड़कों पर किसके साथ खड़े हैं। अवामी लीग का कहना है कि 15 महीने के बाद अब लोगों को दिखने लगा है कि नोबेल पुरस्कार के पीछे एक जहरीला सांप है। उसके साथ वही ताकतें खड़ी हैं जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश का विरोध किया। यह सब अवामी लीग ने ट्विटर पर लिखा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के आने के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंध खराब ही हुए हैं। इस फैसले के बाद और खराब होंगे। भारत में शेख हसीना के मुद्दे पर सारा विपक्ष सरकार के साथ है। भारत भी शेख हसीना को वापस करने के दबाव में लगता नहीं आएगा। इस वजह से बांग्लादेश में भारत के खिलाफ भावनाएं भड़क गई हैं। वहां काफी नाराजगी भी है और इसका फायदा पाकिस्तान उठाने का प्रयास भी कर रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच अफसरों और राजनयिकों के आने जाने के लिए एक करार हुआ है, जिसके तहत अब वीजा की जरूरत नहीं होगी। तो अब पता नहीं चलेगा कि पाकिस्तान से बांग्लादेश कौन आ रहा है, बांग्लादेश से पाकिस्तान कौन जा रहा है। पाकिस्तान की धमक बांग्लादेश में बढ़ती जा रही है, ऐसी खबरें आती रही हैं। भारत के लिए यह सब चिंता की बातें तो हैं, मगर भारत इसके बाद भी शेख हसीना का साथ नहीं छोड़ सकता। क्या भारत हसीना को फांसी के फंदे पर पहुंचने के लिए सौंप देगा? बांग्लादेश को जवाब शायद मालूम है, लेकिन इस फैसले के पीछे क्या मकसद हो सकता है? मोहम्मद यूनुस ने कहा कि फरवरी में चुनाव हो सकते हैं अगले साल, मगर यह नवंबर आ गया, अभी तक कुछ भी साफ नहीं कि चुनाव होंगे या नहीं। 5 अगस्त 2024 के बाद से बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार नहीं है। फांसी के फैसले को इस रूप में देखा जा रहा है कि हो सकता है चुनाव से ध्यान भटकाने के लिए यह फैसला आया हो। यूनुस अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार हैं। इस देश में कोई निर्वाचित सरकार नहीं, कंपनी की तरह देश चल रहा है। एक सरकार का मुखिया मुख्य सलाहकार कैसे हो सकता है? यूनुस पर भी दबाव है कि वे चुनाव कराएं, लेकिन ज्यादा बड़ी बात है वे बांग्लादेश को संभाल नहीं पा रहे। उनसे उम्मीद थी कि वे बांग्लादेश को लोकतंत्र की राह पर ले जाएंगे, तरक्की की राह पर ले जाएंगे, लेकिन वहां की सरकार की सारी ऊर्जा बदला लेने में लगी हुई है। बड़ी संख्या में पत्रकारों को जेल में डालने की खबरें हैं। उनके परिवारों की हालत खराब है। छात्र नेताओं के दबाव में पत्रकारों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। इन पत्रकारों के लिए सभी को बोलना चाहिए और इनकी रिहाई की मांग होनी चाहिए। बिना लोकतंत्र के कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता, ख्वाब चाहे कैसे भी हो, इरादा चाहे कैसा भी हो। यूनुस को बदले की राह छोड़कर बांग्लादेश की आर्थिक हालत पर ध्यान देना चाहिए। बताया जाता है कि बांग्लादेश जो एक उभरता हुआ देश रहा है, उसकी हालत खराब हो रही है। ऐसा नहीं है कि शेख हसीना के जमाने में गलत हुआ ही नहीं, उनके समय में भी विरोधी आवाजों को टारगेट किया गया, मगर यह सिलसिला कब तक चलेगा? अब क्यों चल रहा है?
इससे किसी देश और समाज का भला हो ही नहीं सकता। अगर शेख हसीना के समय उनकी सरकार की आलोचना नहीं हो सकती थी, विरोधियों को जेल में डाल दिया जाता था, तो क्या अब यह सब बंद हो गया है? क्या वहां का मीडिया यूनुस पर सवाल उठा सकता है, भ्रष्टाचार पर खबरें लिख सकता है? हसीना के समय भी भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया था, तो क्या अब भ्रष्टाचार कम हो गया है? यूनुस के दौर में भी भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं। शेख हसीना के समय एक बड़ी गलती हुई जिससे सभी को सबक लेना चाहिए। उन्होंने 500 मॉडल मस्जिदें बनाई, कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा दिया, अपनी तरह के जो अपने पाले की ताकतें थीं। वहां के एक मंत्री ने किसी पत्रकार से कहा कि इसकी जगह 500 कल्चरल सेंटर बनाए जाते तो ज्यादा भला होता। बांग्लादेश मजहब के आधार पर नहीं बना, पाकिस्तान से अलग हुआ भाषा के आधार पर, और भाषा का संबंध संस्कृति से होता है। लेकिन हसीना ने भी अपनी पाले के कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा दिया। हिफाजत इस्लाम कभी हसीना का समर्थक था, अब उन्हीं के खून का प्यासा बताया जाता है। दिल्ली में हसीना ने पत्रकारों को इंटरव्यू दिया तो बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका में भारत के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को समन भेज दिया और मीडिया के एक्सेस पर रोक लगाने की मांग की। कुछ ही दिन पहले शेख हसीना ने भारतीय मीडिया से बातचीत की। इससे पहले उन्होंने फ्रांस और ब्रिटेन के पत्रकारों से बात की, मगर उन देशों के सामने किसी प्रकार की आपत्ति नहीं रखी गई। तो भारत से संबंध खराब होंगे, मगर भारत उस इतिहास को कैसे पलटने दे सकता है जिस पर आज भी गर्व करता है। फांसी का जो फैसला आया है, पहले से इसकी उम्मीद की जा रही थी कि यही होगा, लेकिन बांग्लादेश जो नई राह पर चल रहा था, तरक्की के रास्ते पर दौड़ रहा था, अब फिसलता जा रहा है। तो वहां के युवाओं को, वहां के लोगों को समझना चाहिए कि इस बदलाव से क्या वे सब मकसद पूरे हो रहे हैं? क्या यह सब बांग्लादेश के लिए अच्छा है? कट्टरपंथ की राह पर जाना भारत के लिए भी अच्छा नहीं, किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं। दो पड़ोसी देशों का संबंध एक दूसरे को विकास की राह पर चलने का मौका दे रहा था। यह सब भारत को भी सोचना चाहिए, बांग्लादेश को भी सोचना चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।